देखिए, हम पढ़ेंगे आज से चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, न्यूरल कंट्रोल मतलब क्या हो गया? नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ना। न्यूरल का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब मिलजुल के काम करते हैं चीजें, है ना। तो हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, उनको मिलजुल के काम करना होता है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और न्यूरल कंट्रोल मतलब होता है हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है कौन? नर्वस सिस्टम करता है कंट्रोल, है ना, वो हम जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ से, पहली बोल रहा है कि एज यू नो द फंक्शन ऑफ, मैं रिकॉर्ड किया मैंने इसको। हाँ, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, कि वो सब एक साथ काम करने चाहिए मिलजुल के, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। ताकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल बैलेंस बॉडी में होना, मेंटेन, ठीक है। जो हमारा इनसाइड एनवायरनमेंट है ना, बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं इनसाइड एनवायरनमेंट। हमारा जो इनसाइड एनवायरनमेंट होगा, अगर वो बैलेंस में रहेगा, ठीक है, हमारा जो इनसाइड एनवायरनमेंट है अगर वो बैलेंस में रहेगा, और साथ में उसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बैलेंस मेंटेन होगा, मेटाबॉलिकली वो स्टेबल होगी हमारी बॉडी अंदर से, तो उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। वो तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर सारे जो ऑर्गन्स है या जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। या हम बोल सकते हैं दे वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड मैनर या सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ठीक है। कौन लिख रहा है पेन? एक मिनट, ठीक है। हम बोलते हैं दे वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ऐसे बोलेंगे हम, सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है क्या? जब हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम होता होगा, यानी कि जिस मौके पे जिसको काम करना है वो उसी मौके पे काम करेगा, उसके बाद साथ में दूसरे को काम करना है। जैसा हमारा हार्ट चलता है, हार्ट करते हैं काम सिंक्रोनस, मतलब हम बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर। कैसे? पहले होती है क्या होती है? कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन, फिर हो जाती है ऊपर से फिर हो जाती है वापस रिलैक्सेशन, है ना। फिर होती है ऊपर से एट्रिया कंट्रैक्शन, फिर एट्रिया रिलैक्सेशन। तो होता नहीं, ये पहले एक होता है फिर दूसरा होता है फिर दूसरा होता है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो जाना, या जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज मैनर में काम हो जाना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट, तो इंटरैक्शन होती है पॉसिबल बाय कोऑर्डिनेशन, है ना। एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना सपोर्ट करने को। एक तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करने को हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT, इसका मतलब होता है क्या? सपोर्ट करना। जैसे हम बोलते हैं साइंस एंड रिलीजन कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कुछ सवाल जो है वो हमें साइंस से नहीं मिलते, वो हमें रिलीजन से मिल जाते हैं। कुछ सवाल जो है वो रिलीजन से नहीं मिलते, साइंस से मिल जाते, तो साइंस एंड रिलीजन दे वर्क कॉम्प्लीमेंटरली, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, यानी क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। एक का फंक्शन तब होगा जब दूसरा फंक्शन करेगा, उसका तब होगा जब दूसरा फंक्शन करेगा। ये सब क्या होता है? यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम मिसाल समझ आएंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे, जब हम कहते हैं ना फिजिकल एक्सरसाइज, तो एनर्जी डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ जाती है ना। हमारी बॉडी चाहती है और ऑक्सीजन सप्लाई फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए होता है उस टाइम पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होता है उस टाइम पे ना। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हमारी बॉडी जो है वो चाहती है मुझे बहुत ज्यादा क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, तो बहुत ऑक्सीजन पाने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन खुद ब खुद बढ़ानी पड़ती है। आप सोचिए हम कहाँ से आ गए। ये आपको सोचना है हम कहाँ से आ गए। अब देखिए, हम आ गए थे इधर से। सबसे पहले हमने कहा था कि इंसान की मसल की बात हम कर रहे थे। मसल से पहुंचते पहुंचते हम कहाँ पहुंच गए? मसल से पहुंचते पहुंचते हम रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच गए। अब देखिए, हमने जंप कर दिया फ्रॉम मस्कुलर सिस्टम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर हमारा मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रहा है तो वी नीड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए वी नीड हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और उसके लिए
हमें हार्ट बीट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब जाके रेस्पिरेशन अच्छा हो जाएगा। तो हम पहुंचे कहाँ पे? इन द सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम पहुंच गए। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो भी होना चाहिए, विया ब्लड वेसल्स। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसमें ऑक्सीजन भी जल्दी से पहुंच जाएगा अपने डिजायर्ड टिश्यू तक। तो आप देखिए यहाँ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, है ना, जब इंसान अब उतना नहीं करता है, तो द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स होती है, लंग्स होती है, हार्ट एंड किडनीज ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। जब हम अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद हर एक चीज नॉर्मली एक्ट करती है, ठीक है। दस द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड। ये सब एक साथ काम करते हैं, हाँ। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। अच्छा, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, हमारी बॉडी में दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के सिस्टम्स पाए जाते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज न्यूरल सिस्टम एंड नंबर टू इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, चाहे हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो हम देखते हो क्या होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है इन शॉर्ट हार्मोनल सिस्टम। क्या होता है? हार्मोनल सिस्टम। ये तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसका क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या? जो ब्लड के अंदर डाल देता है स्क्रीशन डायरेक्टली इनसाइड ब्लड, डक्ट्स के जरिए से। डकलेस ग्लैंड जो होता है, जो डायरेक्ट निकालता है स्क्रीशन किसके अंदर? डायरेक्ट जो डालता है स्क्रीशन इनसाइड व्हाट? इनसाइड ब्लड, उसको होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। डालता क्या है वो ब्लड के अंदर? हॉर्मोन्स। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन में हार्मोनल सिस्टम आ जाता है। तो जॉइंटली एक साथ वो करते हैं कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं साथ में। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। आया नहीं फिर से लफ्ज़ ये वाला? सिंक्रोनाइज मतलब, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हो गया बराबर एक्यूरेट टाइम पे कोई काम हो जाना। जैसे स्विमिंग में जब मैं एलएसटी कोर्स करा था, वहां पे बारह होता टीचर कि सिंक्रोनाइज्ड फैशन में हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट करो। जब इंसान स्विमिंग करता है ना, तो बराबर जैसे इंसान को एक स्ट्रोक हाथ से मारना होता है, वैसे ही टांग से भी स्ट्रोक मारना होता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर। कि प्रॉपर वर्किंग टुगेदर एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे आपको सांस भी लेनी पड़ती है, राइट टाइम पे आपको स्ट्रोक भी मारना पड़ता है, चाहे आर्म स्ट्रोक या लेग से स्ट्रोक मारना पड़ता है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज फैशन के राइट टाइम टाइम पे एक साथ काम करना। तुम ये काम करो, मैं ये काम करता, तुम ये काम करो, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज फैशन। अब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बोलता हूँ, ऐसे आंसर लिखा नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। नर्वस सिस्टम है ना, वो जल्दी काम करता है कंपेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन आमतौर पे नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना हाथ डाल दिया किसके ऊपर? गर्म बर्तन के ऊपर। मेरे रिफ्लेक्स जग जाएंगे, मैं ऐसे करूंगा जल्दी से ना, बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है वहां पे उसने सेंस कर दिया, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, मोटर इम्पल्स आ गई, मैंने अपना हाथ हटा दिया। बहुत रैपिडली हो गया ये चीज़, है ना। एक और बात मैं आपको कही क्या? ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम का मसला होता है ना, जो हमारी बॉडी में डोपामिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है, एंडोर्फिन्स, या जिससे इंसान खुश होता है, या जैसे हमारी बॉडी में न्यूरोनेफ्रिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मेलेटोनिन कम हो रहा है, सेरोटोनिन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ सकता है। किसी इंसान को खुशी बढ़ सकती है, किसी इंसान का गम बढ़ सकता है, किसी इंसान का स्लीप इरेगुलर हो सकती है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नर्वस, बिकॉज द एंडोक्राइन सिस्टम। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। समझ रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कोई इस चीज़ में, वरना ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने। उसके बाद द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। आपने कहा नहीं जल्दी काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है। कहाँ पे? न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, एक ही बात है। नेटवर्क यहाँ पे होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। वो क्या होता है आप जानते हैं ना? वो ये होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसको हम बोलते हैं क्या? अ, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। यहाँ पे हो रही होती है केमिकल इंटीग्रेशन।
ये समझना है ना। आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ये बात हो रही है हमारे उस ग्लैंड की जो डायरेक्टली कहते हैं स्क्रीशन किसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर स्क्रीशन। तो डालता है क्या वो हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर नथिंग बट दे आर केमिकल मैसेंजर्स। तो ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप जानते हैं ये चीज़ कि हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब समझने की बात यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे होता है कनेक्टेड। वो क्या मतलब है, वो नहीं है कि जो न्यूरॉन है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक रीजन से दूसरे रीजन तक। मुझे लग जाती है हाथ को गर्म, लेकिन दिमाग सोचता है गर्म लग गया है ना। तो इस तक ये पॉइंट टू पॉइंट जो है ना, ये कनेक्शन पहुंचता है बराबर दिमाग तक। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन के दो अकसाम होते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। वन इज सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्किन के ऊपर स्किन रिसेप्टर्स है ना, मतलब जो रिसेप्शन का काम करते हैं, जो मतलब देखते हैं। गर्मी लगी मुझे हाथ को, स्किन रिसेप्टर्स हो गए एक्टिवेट। वहां पे थे सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स, सेंसरी, जो सेंस करते हैं। उनने सेंस कर दिया किसको, सेंस ऑफ, मतलब टच को लगा ना गर्म हो गया उनको। उसके बाद उनने पहुंचा दी इंफॉर्मेशन सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब उस तक इंफॉर्मेशन पहुंची भाई साहब गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस स्पेसिफिक मसल तक अपना इम्पल्स भेज देता है। ठीक है, उसके बाद इंसान अपना हाथ हटा देता है। तो ये बहुत तेजी के साथ हो जाता है, ये आहिस्ता नहीं हो जाता है। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, आप देख पा रहे स्क्रीन को, या आवाज नहीं आ रही है आपको, कोई सवाल है आपको। ये असरार कौन पागल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अजीब इंसान है कोई। आप इसको इग्नोर करिए ऐसे ही ना। पता नहीं अजीब इंसान है, यहाँ पे क्लास में भी आते हैं कुछ, मुझे पता भी नहीं है। ये असर आप क्यों मैसेज कर रहे हैं इसको, मसला है कोई आपको, अच्छे क्लास में ही है असरार। कोई मसला आपको, ये पागल इंसान है कोई, एक मिनट इसको मैं निकालता हूँ मेरे क्लास से ही। हाँ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मैंने इसको निकाल दिया, अब ये शायद दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हम पढ़ते थे किसके बारे में, ये सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बारे में। मैंने कहा एक क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स होती है वो बहुत रैपिडली चल जाती है। नर्व इम्पल्स, या हम बोल सकते हैं नर्व सिग्नल, इम्पल्स या सिग्नल एक ही बात है। वो बहुत तेज चल जाती है ना, इसलिए इंसान जल्दी जल्दी काम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान जो है अपने नर्वस सिस्टम की वजह से जो वहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो जाती है, या बोलेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, अच्छा लफ्ज़ है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, उससे इंसान इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखा पाता है। फॉर एग्जांपल अपना हाथ इंसान विदड्रॉ कर देता है हॉट ऑब्जेक्ट से, इंसान ब्लिंकिंग करता है तेज कुछ आगे, इंसान आंख जल्दी बंद कर देता है। या अपना पोस्चर मेंटेन जो इंसान करता है, या इंसान अचानक से आवाज़ सुनता है ऐसे करता है कानों को, जब बड़ी ये हॉर्न सुनता है सड़क पे। तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वो कहते हैं प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ना, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। अब ये क्या मतलब होता है, व्हाट इज केमिकल इंटीग्रेशन। केमिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो करता है कम्युनिकेट इस एतबार से कि वो न्यूरॉन्स को तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, मत वो मत करते हैं न्यूरॉन्स का इस्तेमाल, वो करते हैं केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल, जो कौन होते हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बस मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स को यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पहुंचते हैं, एंडोक्राइन सेल्स जो होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन सेल्स होती है, तो वो उनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। जनरली थ्रू ब्लड इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। ब्लड के अंदर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन सेल्स अपनी हार्मोन की स्क्रीशन कर देते हैं, फिर वो टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है, टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारा होता है पैनक्रियास, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमें पढ़ना है हॉर्मोन्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हमें पढ़ना है सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में। सेकंड इज अबाउट हॉर्मोन्स, लेकिन फिलहाल आपको कुछ चीज़ें याद। जो हमारी बॉडी का ना इंसुलिन, वो कहते हैं पैनक्रियास रिलीज, उस इंसुलिन से क्या हो जाता है, हमारी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह जाती है। या ऐसे ही हमारा जो थायरॉक्सिन ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड जो कहते हैं थायरॉक्सिन नामी एक हार्मोन रिलीज, उससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बरकरार रह जाती है, अच्छी रह जाती है।
या फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी कहता है रिलीज, उससे इंसान लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसे हो जाती है। तो इन शॉर्ट आपको सिंपली समझना है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल करता है या न्यूरोनल सिग्नल इस्तेमाल कर देता है। वाइल जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोनल केमिकल सिग्नलिंग इस्तेमाल कर देता है। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि ये कहते हैं केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, यहाँ पे हार्मोनल कैस्केड बाज़ात बन जाती है। इंटीग्रेशन लफ्ज़ क्यों यहाँ पे आ गया? बाज़ात एक हार्मोन तब तक नहीं निकलते जब तक इस हार्मोन हार्मोन टू तब तक नहीं निकलता जब तक वन नहीं निकलेगा। तो टू का डिपेंड वन पे, ऐसी ये चेन बाज़ात बन सकती है, जिसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ऐसा भी बाज़ात हो सकता है। ठीक है। मैकेनिज्म्स ऑफ, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि नर्वस सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कैसे मतलब न्यूरॉन इंफॉर्मेशन थ्रू साइनेप्सिस वो न्यूरॉन चेन कैसे बन जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे हो जाती है, यहाँ हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल कैसे हो जाती है। ठीक है। इम्पल्स मतलब होता है जो जल्दी पहुंचती है सिग्नल, फास्ट सिग्नल, इम्पल्स ना बोले ना, कितना इम्पल्सिव इंसान है, बोलते हैं ना इसमें बहुत इम्पल्सिविटी है। इम्पल्सिविटी को बोलते हैं कश्मीरी में बाबर आसन, कैसे इंसान है ना, इम्पल्सिव होना, जल्दी करना कोई चीज़, रैपिड रिस्पॉन्स करना। ठीक है। अक्रॉस अ साइनैप्स, साइनैप्स का मतलब होता है जो जगह होती है दो न्यूरॉन के दरमियान में। तो वो हम देखेंगे अच्छे से, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, वो हमें वहीं पे समझ आएगा। तो हमें पढ़ना है इसके बारे में क्या आप हम पढ़ते हैं अब नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पता है क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? यहाँ पे हम पढ़ेंगे फुल ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, चाहे न्यूरॉन्स होंगे, नर्व फाइबर क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन देखिए अब ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा वैसे, इसलिए हम चलते हैं सीधे आगे। देखिए, नर्वस सिस्टम, ठीक है। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called as neurons. जो न्यूरॉन्स करते हैं डिटेक्ट, यहाँ बोलते हैं सेंस करते हैं वो, रिसीव करते हैं वो, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई बोलते हैं हर उस चीज़ को जिससे हमारे अंदर रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिससे रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस, है ना। जो जो इंसान को प्रोवोक कर देता है कोई चीज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब हम जानते हैं ना कि जितना जितना हम फाइलास में ऊपर ऊपर जाते हैं उतना जो है हमारा बढ़ जाता है क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे अगर पॉलीफायर देखेंगे जो ऊपर वाला है, उसमें कितनी कम होती है कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कम। फिर सीरन डेटा बढ़ जाता है, टीनोफोर अपलाइटियल मैथमेटिकल, और हम कितने फिर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ बोलते हैं नर्वस सिस्टम की जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ी सिंपल होती है लोअर वाले इनवर्टिब्रेट्स में ना, वही पॉरीफेरा, सीरन डेटा, टीनोफोर, वहाँ तो बिल्कुल कमजोर होता है। और तुम्हें तो होता भी नहीं सिस्टम वहाँ पे मत। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या है ना, वो हाइड्रा इज अ सीलेंट्रेट। वहां बनाती है ना एनसीईआरटी ने, हाइड्रा जो लगता है ऑक्टोपस, बोलेंगे हाइड्रा ऐसे बनाया ना उसने, ऐसे कुछ, वो हाइड्रा वहां पे बनाया उसने। इस कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ वहां पे होते हैं। लेकिन द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। यस, वहां पे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है, लेकिन उन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन की उतनी अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। लेकिन जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बेटर होता है किसमें? इंसेक्ट के अंदर, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया मानिए भी ये नर्व जैसी होती है जो एक इंसेक्ट के दिमाग के साथ ताल्लुक रखती है, बहुत सारी नर्व्स होती है उसकी बॉडी के अंदर, बोलते हैं गैंग्लिया। और वहाँ पे था न्यूरल टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू वहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे? इंसेक्ट के अंदर, जो कि थोड़ा हायर इनवर्टिब्रेट में आता है, लोअर में नहीं आता है। द वर्टिब्रेट हैज हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जाहिर सी बात, जो वर्टिब्रेट्स ना, कौन कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, जो हमें परम, PARAM, PARAM, क्या हो गया PARAM? हो गया ना पाइसेस यानी कि फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स यानी कि बर्ड्स, और मैमल्स। इनके अंदर खतरनाक डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि एक्टिविटी उतनी खतरनाक ही करनी होती है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया था ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद देखते हैं नीचे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे
अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस किस से बन जाता है, देखिए। जो इंसान का नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है CNS और क्या होता है PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको हम बोलते हैं बुनियादी जो नर्वस सिस्टम होता है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी किसको बोलते हैं? पेरिफेरी बोलते हैं बेस को, है ना। सेंट्रल किसको बोलते हैं? जो बीच में होता है। और पेरिफेरी बोलते हैं जो सरफेस पे सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं इंसान हूँ और मेरा जो नर्वस सिस्टम कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसा हमने कहा था वहां पर भी एक्शियल स्केलेटन, यानी कि जो एक्सीस पे यानी कि सेंटर पे होता है। तो उसी एतबार से आप रख सकते हैं कि आज यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल जो मतलब में होती है यहाँ से क्या, नर्व्स वगैरह जो सरफेस पे होती है, उनको बोलते हैं हम क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये कुछ और बोल रहा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि द CNS includes brain and spinal cord and is the site of information processing and control। ये बात समझनी है। जैसे होता है ना कंप्यूटर का CPU, वैसे ही ब्रेन क्या, जो CNS होता है वो CPU की तरह काम करते हैं। वो करते हैं क्या, वो करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कंट्रोल भी वहां पे ही हो जाता है। द PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी जो होती है एसोसिएटेड विद द CNS। देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर मानिए ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे जो नर्व्स है, ठीक है, ब्रेन खुद जो है और उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा क्या मान जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इसके साथ ताल्लुक थी बाकी नर्व जो जुड़ जाती है इसके साथ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बॉडी में सारों को, हर जगह पे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जहाँ पे दो तरह के जो है नर्व फाइबर्स हमें मिल जाते हैं। एक तो होता है एफेरेंट फाइबर, दूसरा होता है क्या, इफेरेंट फाइबर। The efferent nerve fiber transmits impulses from the tissues। ये ट्रांसमिट या ट्रांस लोकेट कर देता है इम्पल्सेस को, कहाँ से, टिश्यू से या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये अवे फ्रॉम करता है ना, ए से क्या बात, अवे। ये अवे फ्रॉम टिश्यू ले जाता है क्या, नर्वस नर्व इम्पल्स को, या इम्पल्स बोल सकते हैं। तो ऐसा नर्व फाइबर जो टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर इम्पल्स को ले जाता है, यानी कि टुवर्ड्स CNS बट अवे फ्रॉम व्हाट, टिश्यू। अब रखते हैं ए से याद, अवे फ्रॉम टिश्यू। एंड द इफेरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इम्पल्सेस को फ्रॉम द CNS से टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। यहाँ उल्टा हो जाता है। जो इफेरेंट होता है ये, आप रख सकते हैं याद यहाँ पे क्या, एग्जिट। ये एग्जिट करता है ना, एग्जिट मतलब निकल जाता है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने के बाद ये जाता है ऑर्गन्स की ओर, है ना। देखिए ट्रांसमिट्स रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। वहाँ उल्टा था, देखिए, फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बस यहाँ इसका उल्टा रखना है। आप इसलिए यहाँ पे एग्जिट करता है ये फ्रॉम CNS, वो क्या करता है, अवे फ्रॉम टिश्यू। बस इसका उल्टा रखना है यार। तो ये था हमारा इफेरेंट एंड एफेरेंट नर्वस सिस्टम। बस ए और ई से याद हो जाएगा ये चीज। अच्छा उसके बाद द PNS is divided into two divisions called the somatic neural system and the autonomic nervous system। अभी तक हमने देखा खाली क्या, जो नर्वस सिस्टम था उसको डिवाइड किया हमने सबसे पहले CNS में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और PNS में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बड़ा आसान था। अब जो खुद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पे और दो अकसाम हो जाती है। एक तो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, एक ही बात है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और यहाँ पे होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, फिर जो होता है ना ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये होता है और डिवाइड किस में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। ये बात समझनी, इतना याद रखना है। हमने कहा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो अकसाम हो जाती है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के मजीद दो अकसाम हो जाती है। सोमैटिक, सोमैटिक मतलब कि जो बॉडी सेल के साथ ताल्लुक होता होगा, बॉडी सेल के साथ, ठीक है, बॉडी रखे यहाँ पे। सोमैटिक मीन्स बॉडी, सोमैटिक सेल मीन्स बॉडी सेल।
और ऑटोनॉमिक मतलब हो गया जो खुद ब खुद काम करता होगा, जिसमें हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता होगा, जो इनवॉलेंटरली होता होगा ना, ऑटोनॉमिक। अब इसी ऑटोनॉमिक में आपको याद है, मैंने पढ़ाया था उस दिन, बड़ा डेप्थ में पढ़ाया था मैंने आपको, व्हाट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। अब फिर से बोलता हूँ आज इसके बारे में। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज impulses from the central nervous system to the skeletal muscle। आप देखिए कहाँ से लाता है ये, CNS से स्केलेटल मसल तक। कौन? सोमैटिक। सोमैटिक मतलब था बॉडी, यानी कि बॉडी तक ये पहुंचाता है न्यूरल इम्पल्स या न्यूरल सिग्नल, CNS से। वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम द CNS से, भी वो भी करता है ना, कौन सा? ऑटोनॉमिक वाला। लेकिन टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। आप जानते हैं स्केलेटल मसल जो है वो हमारे ही इख्तियार में होती है। अगर मैं चाहूंगा अपना हाथ उड़ा सकता हूँ, बिकॉज स्केलेटल मसल मेरे इख्तियार में है, कार्डियक मसल मेरे इख्तियार में नहीं है। जो मेरे अंदर विसरल मसल्स है, चाहे मेरे स्टोमक बन गया जिससे, वो मेरे अंदर मुझ तक नहीं है। वही बात ये बोल रहा है कि जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, जो खुद ब खुद काम कर देते हैं, उन तक पहुंचाता है सिग्नल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन तक। एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी जो हमारी होती है, क्योंकि जो स्मूथ मसल होती है वो भी इनवॉलेंट्री होती है, वो भी हमारे अख्तियार में नहीं होती, जिनको हम बोलते हैं विसरल मसल। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, इसको हम मजीद तकसीम कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब अगर ना पिछली बार भी हो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए क्या क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक, क्या लिख रहा हूँ, क्या स्पीड बढ़ गई लिखने की। ये पिछली बार मैं आपको दिखाता नहीं, डायग्राम, लेकिन आपको पहले समझ आना चाहिए ना, हल्का सा बेसिक सा। ये देखिए आप, रेस्ट एंड डाइजेस्ट किसको बोलते हैं, और अ, एक मिनट यहाँ पे था ना ये, हमने पिछली बार देखा था ये वाला डायग्राम, जितना मुझे याद है, ये देखा ध्यान से। अब देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक में क्या फर्क होता है। पैरासिम्पैथेटिक की वजह से क्या होता है, प्यूपिल जो हमारी आंख का होता है ना, जो ब्लैक डॉट होता है, उसकी होती है कंस्ट्रिक्शन, और हार्ट बीट स्लो हो जाती है। अब स्लो हार्ट बीट का मतलब क्या होता है कि हार्ट रेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब इंसान रेस्ट कर रहा होता है और डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो उस मौके पे हमारी बॉडी का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो रेस्ट और डाइजेस्ट कर रहा होता है। कि उस टाइम पे हमारा जो पीपल होता है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट छोटा हो गया होता है, ठीक है, आराम से हम होते हैं, छोटा होता है पीपल, ठीक है। हार्ट बीट भी कम हो रही होती है, एयरवे जो हमारी होती है ना, वो भी कंस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक हवा आ रहा होता है। अगर हो जाएंगे डायलेशन में, खुल जाएंगे तो हवा बहुत आ जाएगी, हम चाहते नहीं, हवा ठीक ठाक ही आनी चाहिए। और ऐसे ही ब्लड वेसल्स जो है वो करते क्या, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, लिवर जो होता है वो स्टिमुलेट करते हैं, बाइल रिलीज, ये सब हो जाता है। लेकिन सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, प्यूपिल डायलेशन हो जाती है, प्यूपिल खुल जाता है। यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक का एक और नाम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट का मतलब हो गया जब हमारे पीछे कुत्ता भागेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब कुत्ता पीछे भागता है, डॉग पीछे भाग गया फॉर एग्जांपल, या एग्जाम नज़दीक आ गया। जब एग्जाम नज़दीक आता है या एग्जाम का सुबह होती है, उस टाइम पे हार्ट के चलते हैं आहिस्ता के तेज, तेज चल रहा होता है हार्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एक और बात, जब इंसान को स्पीच देनी होती है बहुत सारे लोगों के सामने, तब क्या हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, एयरवेज डायलेट हो जाती है, हवा इंसान बहुत गहरा होता है क्योंकि एयरवेज खुल जाती है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं स्टोमुलेट, इंसान को पसीना आ जाता है। पेट में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सब जो खून वगैरह होता है वो इस्तेमाल हो जाता है इंसान का स्ट्रेस मेंटेन करने में, ठीक है।
और लिवर निकालता है उस टाइम पे क्या, ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लूकोज इंसान इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पे लिवर बाइल निकालता है, क्यों, ये खाली रेस्ट और डाइजेस्ट, इंसान बस सो रहा था घर में, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, मजे कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, पैरेज भी हम कर रहे हैं। डाइजेस्टम यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे एक्टिविटी अच्छी हो रही होती है, बिकॉज को बोलती है ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है। आपने देखा होगा जब स्ट्रेस था तब पेट में दर्द हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक्टिवेट, तब पेट में दर्द इसीलिए हो जाता है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये जरूरत नहीं है आपको, बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये तो पढ़ते हैं हाई क्लास में, मैंने सोचा फिर भी मज़ा आएगा पढ़ने को। अब देखिए आप, अब क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम बोल रहा है इसके बारे में, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक और यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ गया, सॉरी नहीं, एक तो था यहाँ पे अ, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे था सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बड़ा खतरनाक यहाँ पे ये है क्लासिफिकेशन की यार, टिश्यू विशू में ऐसा हो जाता है, टिश्यू में जैसे वहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी है। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, जहाँ पे होती है फाइबर्स, जहाँ पे होती है छोटी छोटी गैंग्लियाँ, जहाँ पे होती है, और प्लेक्सेस, ऐसी कुछ होती है जो नर्व इम्पल्स जनरेट कर देती है, बाय विच इम्पल्स, जिससे इम्पल्स ट्रैवल करती है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा, विसरा की ओर, मतलब जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उन जगह पे पहुंच जाती है, और फिर विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, इसी को हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अस्सी बोलते हैं ना विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स। चाहे हमारा गट हो गया, ठीक है, जो हमारा ये है लंग है, बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसी से मतलब उनके जो विसरा, जो हमें खाली जगह होती है, वहां से जो है ट्रैवल करवाना नर्व इम्पल्स को, चाहे नर्वस सिस्टम से विसरा की ओर या विसरा से वापस नर्वस सिस्टम की ओर, वहां पे विसरल नर्वस सिस्टम उसका नाम दिया जाता है, नाम से समझना है सब कुछ। अब जो मैं पढ़ना है ना, जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में ऑलरेडी, बोर्ड में आता है ना सवाल अक्सर न्यूरॉन के बारे में, तो ये आप यहाँ पे आपको देखना है न्यूरॉन बड़े अच्छे से। इतना आपने पढ़ा होगा कि डेंड्राइट्स यहाँ पे जैसे बाल जैसे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेल बॉडी होती है, इसको बोलते हैं ना सेल बॉडी, इस इलाके को। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। और इतना बड़ा होगा एक्सन, पढ़ा होगा आपने, ये जो लंबी तार जैसी होती है फिर बाद में। और पढ़ा होगा आपने यही साइनेप्टिक नॉब, शायद पढ़ा होगा आपने, है ना। लेकिन हमें ये सब देखना है जैसे इसमें क्या क्या होता है, सचमान सेल होती है, तो ये हम देखते हैं। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट किसको बोलते हैं, मतलब ब्रिक जैसे होती है, ब्रिक इज ए यूनिट ऑफ हाउस, है ना, छोटी सी। वैसे ही नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, न्यूरॉन। तो यूनिट, फंक्शनल यूनिट भी, काम भी यही करता है, छोटा सा इंसान, छोटा सा पार्ट, और साथ में स्ट्रक्चर भी बनाता है नर्व का, यही न्यूरॉन। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन बहुत छोटा होता है, इंसान आंख से इसको नहीं देख पाता, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, पहली बात यही समझनी है। इट्स इम्पॉसिबल कि विदाउट माइक्रोस्कोप के हम न्यूरॉन को देख पाएंगे। जहाँ पे कंपोज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स यहाँ पे होती है, सेल बॉडी होती है, ऊपर जो सेल बॉडी होती है, उसको जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और एक्सन यहाँ पे होता है, तो 3 पार्ट मेजर यहाँ पे होते हैं, सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स और एक्सन लंबी तार होती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा स्ट्रक्चरल, क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चरली बन जाता है बहुत सारे न्यूरॉन से और कुछ सपोर्टिंग सेल से। और फंक्शनल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन जो होते हैं वो फंडामेंटल फंक्शन करते हैं नर्वस सिस्टम का, चाहे हो गया वो रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, या प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को, या ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को, रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग, तीनों काम यहाँ पे हो जाते हैं। और जो सेल बॉडी ना, सेल बॉडी, सेल बॉडी को सोमाया साइटोन बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सेल बॉडी को बोलते हैं सोमाया साइटोन, आप यहाँ लिखिए, सोमा, या इसको बोलते हैं साइटोन, ये लम्ब्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन, फिलहाल ये 3 पार्ट्स आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद सेल बॉडी एंड सेल बॉडी, यहाँ पे क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर दरअसल क्या होता है, सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज। इसी सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये सेल बॉडी मतलब होती है ना, यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होता है। यहाँ पे बाकी बाकी क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी पाया जा सकता है, या यहाँ पे मानिए आप न्यूक्लियस भी हो सकता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, ठीक है, या जो है राइबोसोम्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, या बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो आमतौर पे होते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आप में जो सेल बॉडी होती है ना, असल में जितने भी मेटाबॉलिक सेंटर जो न्यूरॉन का होता है ना, मेटाबॉलिक सेंटर जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, या जहाँ पे मेंटेनेंस सेंटर जो होता है, मेंटेनेंस सेंटर, वो यही सेल बॉडी होती है, मेंटेनेंस सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे बोल दिया है कि ये तीन पार्ट्स देखे हमने, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गेन्स एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज कॉल्ड एज निजल्स ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे देखिए आप, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे पार्ट, ये ऐसे 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 है ना, ये रेड डॉट्स, तो इनको बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निजल एक साइंटिस्ट था शायद, हाँ साइंटिस्ट ही था वो। निजल्स ग्रेन्यूल्स इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं निजल बॉडीज, इनको बोल सकते हैं निजल ग्रेन्यूल्स या निजल बॉडीज, ठीक है। असल बात क्या होती है, जो है ना निजल ग्रेन्यूल्स, ये सेल बॉडी के अंदर स्पेशल होते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, जिनके अंदर कुछ कंटेंट प्रेजेंट होते हैं ना, ग्रेन्युलर इनको बोलते हैं। तो असल में क्या होता है, ये होते हैं एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, ठीक है। नेजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ लिखिए, एसोसिएट होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप जानते हैं अगर कोई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम। तो इन्हीं के साथ ताल्लुक रखता है ये। दैट इज वाई ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आ जाता है। कौन? निजल ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पे होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब निजल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे होते हैं? ये सेल बॉडी के अंदर भी होते हैं, और अब देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स के अंदर भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप, सेल बॉडी के अंदर भी है, ये सेल बॉडी के अंदर भी है, और डेंड्राइट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों जगहों पे होते हैं। लेकिन एक्सॉन के अंदर ये नहीं पाए जाते। आप देखिए, आप दिख रहे हैं एक्सॉन के अंदर ये, एक्सॉन के अंदर ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। न एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ये पाए जाते हैं, सिर्फ ये पाए जाते हैं कहाँ पे? सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर। कौन? निजल ग्रेन्यूल्स, दे हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। हो गया ये चीज। अब हम बात करें डेंड्राइट, जो आप यहाँ बार जैसे देख पा रही है, क्या है? ये होते हैं शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली, जो लगातार ब्रांचिंग करते हैं। प्राइमरी ब्रांचिंग, सेकेंडरी ब्रांचिंग, दोबारा हो जाती है ब्रांच। आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, ठीक है, इसका ब्रांच, इसका ब्रांच, इधर से ब्रांच, इधर से ब्रांच, तो लगातार यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही होती है। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ये होता है। और ये हेल्प किस में करता है ये चीज? ये जो ब्रांचेस होते हैं ये छोटे होते हैं, न्यूमरस होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, और हाईली ब्रांच्ड होते हैं डेंड्राइट्स। ये असल में इसी सेल बॉडी के एक्सटेंशन होते हैं। आप वहां पे लिख सकते हैं, डेंड्राइट्स आर नथिंग बट द एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। तो इससे अब ये आप बोलेंगे ब्रांचिंग यहाँ पे क्यों बन जाती है? सर क्या आप जानते हैं ना कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो मॉर्फोलॉजी होती है, या हम बोलेंगे एनाटमी जो होती है, वो होती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा फंक्शन होगा वैसे उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दरअसल बात ये होती है कि जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है डेंड्राइट्स में, ये इनको अलाउ करता है कि रिसीव करेंगे सिग्नल को बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है। आप समझिए, आप मानिए एक हिसाब से ये इनपुट साइड है। इनपुट साइड मतलब जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इनपुट कर रही है, ठीक है। तो इनपुट साइड होना चाहिए ना बड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना स्पीकर होता है ना, स्पीकर होता है ना ऐसा बड़ा सा गोल, ताकि आवाज निकल जाए सारी, या मतलब वो अगर कोई रिसीवर भी होगा तो वो भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आप मानिए इसको रिसीव करनी होती है सिग्नल्स बहुत सारे सोर्सेज है। दैट इज वाई चाहे कोई सिग्नल मिस ना हो जाए, ये हर सिग्नल को रिसीव करता है इसी अपने हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या होते हैं? निजल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। इन रिपीटेडली ब्रांचिंग प्रोजेक्शंस के अंदर भी निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वो एक्सटेंड कर सकते हैं निजल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी से होते हुए, बराबर सेल बॉडी के एक्सटेंशन की डेंड्राइट्स तक भी वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन जो होता है वहाँ पे निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। आप खुद देख सकते हैं एक्सॉन के अंदर ये नहीं थे।